नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे जीएस वर्ड आईएएस पीसीएस की जो कोचिंग है, जिसकी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने हिस्ट्री का सॉल्व कर लिया था टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट सॉल्व कर लिया था। अब टेस्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी में पार्ट 1 में 1 से लेकर 45 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे और पार्ट 2 में 46 से लेकर 90 तक कवर हो गए थे। ये पार्ट 3 है जिसमें हम 91 क्वेश्चन से लेकर 140 तक कवर करेंगे। और आप लोग चैनल पर जो कोई नया है उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएस, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ सब के लिए कंप्लीट मिलेंगे। सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि संसद में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ का ऑप्शन 1 हो जाएगा, मतलब कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत के लिए यहाँ पे आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आर्टिकल 61 है ना, उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? तो आधार नहीं है, क्या बताना आपको? सिंपल दिख रहा है कि युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी दिया गया है, डी दिया गया है, जो आंतरिक अशांति, वो नहीं होगा। थोड़ा सा हिडन है बट देख लेना, क्योंकि आंतरिक अशांति को 1978 में हटा दिया गया था। तो केवल 3 ही वर्ड रखे गए आपके, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी शक्ति देता है वो आपको आर्टिकल 1, 2, 3 होता है, क्योंकि यहीं पे राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किया गया है इसी में। क्योंकि इन्हें कोई भी कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाना या कुछ करना है, रोकना है कानून को, तो राष्ट्रपति पे यही एक सबसे अनोखी शक्ति रहती है। मतलब इस टाइम पे अगर जब संसद शस्त्र में ना हो भी हो कि दोनों सदन शस्त्र नहीं चल रहे हैं, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला के कानून बना सकती है। महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। इसको अनुमोदित करने के लिए अध्यादेश का अधिकतम जीवन जो है 6 महीने और 6 सप्ताह तक सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं, जिससे कोई भी जो ओवरव्यू पॉइंट है वो कवर हो जाए आसपास के। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था? तो वो था आपका 38वां संविधान संशोधन 1975। उसके द्वारा इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या होता है, इसको जब अभी तो बाहर किया गया था, इस प्रावधान को बाद में किया गया 1978 के जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। चुनाव आयुक्त के बारे में संबंध दिए गए। लिखा है कि चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। सही बात है ये, क्योंकि इनकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर शक्ति रहती है, क्योंकि वेतन भत्ते भी उनके समान रहते हैं और इनका कार्यकाल जो है 6 और 65 वर्ष का रहता है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार होता है। हाँ, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन सबका बराबर निर्णय लेने में बराबर का महत्व योगदान रहता है। तो आपका 95 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है, इसमें से देखना क्या है कि यह भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है। सिंपल है, सही है। वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया 2 चुनाव आयुक्त, 1 मुख्य आयुक्त होता है और तीनों की शक्तियाँ हैं जो बराबर होती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। क्यों आर्टिकल 324 में, क्योंकि इसका वर्णन है, सारी चीज़ें इन चुनाव आयुक्त के बारे में दी गई हैं। संसद हो या विधानमंडल हो, भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव कराने का चुनाव आयुक्त का जिम्मा रहता है। और अगर हम जो ग्राम प्रधान हैं, नगर पंचायत के चुनाव है, वो सब आपका राज्य चुनाव आयुक्त कराता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 97। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सब लोग को पता होगा। अनुच्छेद 356 के तहत
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। थोड़ा सा 355 को भी देख लेते हैं, क्या वर्णन इसमें दिया गया है। 355 में लिखा है केंद्र के 2 कर्तव्य हैं। पहला क्या है, पहला प्रत्येक राज्य को बाहरी और आंतरिक आक्रमण से बचाना। दूसरा राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाना। अगर राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसी टाइम पर आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आर्टिकल 352 को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है और 356 ने बताया राष्ट्रपति शासन है। 355 और दिया गया ऊपर, उसको देखते हैं तो अच्छा 355 में बताता है केंद्र और 2 राज्य, पहला मतलब केंद्र के और 2 कर्तव्य होते हैं। क्या होता है कि पहला वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से बताना, दूसरा शासन संविधान के अनुकूल बनाना। तो ये आपके हो गए। 360 दिया, हाँ 360 रह गया। ये वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। 98 में क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा यहाँ पे 98 का सी मतलब अनुच्छेद 263 है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है। थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हटके है ना। संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 263 क्या करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है, किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारण करता है। केंद्र और राज्यों के बीच समान हितों के जांच और चर्चा के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो आपका ये 98 का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 में किसके बारे में, ये आपका कैग के बारे में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या है इसके प्रावधान देखते हैं। पहला लिखा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय विधायी कार्रवाई द्वारा बनाया गया तथा संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये तो क्या लग रहा है आपको, उल्लेख नहीं है। चलिए देखते हैं, गलत हो सकता है। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक। जब सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है तो ऐसा तो हो ही सकता है संविधान में प्रावधान नहीं हो। तो ऑप्शन एक मतलब आपका स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा, दूसरा केवल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी मतलब केवल 2 सही होगा। ओके क्लियर है, क्योंकि इसमें पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो सार्वजनिक जो खर्च है बिना कैग के अनुमति के संसद और राज्य विधानमंडल उनके माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। क्योंकि ये जनता का एक टाइप से देख रेख का मतलब ये समझ लीजिए संसद में भी बिना इनकी अनुमति से पैसा नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, क्योंकि यहीं से ये राज्य का और केंद्र का व्यय निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा है पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है दोनों सही है या नहीं है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। तो 100 का सही है ये तो बात। पंचायत राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा था। स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि दोनों सही दिए गए। तो 1 और 2 दोनों जो, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है, क्योंकि 1977 के पहले भी कोई कैसी कितनी स्तरीय जो शासन योजना थी वो देखते हैं। 1997 में भारत के बलवंत राय मेहता समिति की सलाह के बाद की गई थी इसकी स्थापना, किसकी, पंचायती राज की। इस योजना का परिणामस्वरूप 1959 में राजस्थान में पहली पंचायत प्रणाली शुरू की गई। इस विफलता को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का नाम एक नई समिति गठित की गई थी। तो अशोक मेहता समिति बाद में आई आपका, क्योंकि इसके पहले आपके बलवंत मेहता समिति आई थी 1997 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में लिखा है कि भारतीय स्थानीय निकायों के वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना, स्थानीय निकायों के वित्त के संबंध में। तो स्थानीय निकाय के वित्त के संबंध में देखना है, रीड करते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट। प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक जो पंचायत है वो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है।
चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ स्थानांतरण किया जाता है। तो 101 का केवल आपका बी होगा, बी का मतलब केवल 2 यहाँ सही है। उसमें लिखा है जो निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ स्थानांतरण किया जाता है। सिंपल सा है, क्योंकि जो राज्य स्टेट में हम राज्य लेवल पे क्या देखेंगे, जितने भी टैक्सेस रहते हैं वो राज्य सरकार के यहाँ, मतलब राज्य सरकार उसका कलेक्शन करती, बाद में स्थानीय निकायों को उसको स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम लोग क्या है। अब ये स्थानांतरित कर देती मतलब किस टाइप के, जैसे आपके मनोरंजन कर है, सिक्योरिटी शुल्क है, आपका उपकर अधिभार है, स्टाम्प शुल्क है, खानों की जो खुदाई के लिए शुल्क है, मतलब पट्टों की जो खनिजों की जो सामाजिक जो वानिकी वृक्षोपण, बहुत सारी चीज़ें इनके जो बिक्री की जाती है, जितना भी टैक्स आता है उसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? भाई ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। चलिए यूपी स्पेशल से भी तो है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में की गई थी। मोस्टली इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। एशियाई शेरों के बाज के रूप में भी जाना जाता है। तेंदुए हैं, काला हिरण है, चीतल हैं, सांबर, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, जंगली लोमड़ी, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये है कहाँ पे? तो ये चंद्रप्रभा आपका चंदौली में। लगभग यहाँ पे 150 प्रजाति पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका। चलिए पहले रीड कर लेंगे फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल है, क्या नहीं है वो देखना है। तो लिखा है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विवाद संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विवाद, ये तो नहीं होगा। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद, चलिए देखते हैं। दो राज्यों के बीच विवाद या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो इसमें पूछा था निम्नलिखित का प्रयोग सही उत्तर बताना है, शामिल हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। सी का मतलब है आपका 1 और 4 केवल शामिल है, तो आपके 1 और 4 सही है, 2 नहीं। मतलब भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, 2 राज्यों के बीच विवाद या उससे अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। थोड़ा सा हम डिटेल इसकी देखते हैं कि लिखा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जिस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह सीधे अपने निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित कोई भी मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद से संबंधित मामले में मूल अधिकार क्षेत्र है। भारत सरकार बनाम एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, एक तरफ भारत सरकार और एक राज्य दूसरी तरफ हो, अन्य राज्य के बीच, तीसरा आपका राज्य बनाम राज्य के बीच, कोई स्टेट वर्सेस स्टेट हो तब भी ये चल जाएगा आपका। तो 103 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब 1 और 4 इसका सही था। क्वेश्चन नंबर हम 104 को देखते हैं। 104 में क्या लिखा है? भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो हमें फोकस करना है राज्यसभा पे कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई वो देखना है। किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना, तो राज्य सरकार को तो नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना, हाँ ये राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? किसी राज्य के बारे में कानून बनाना है तो वो संसद को पारित कर सकती है, या कोई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कानून बनवा सकती है। चलिए ये तो सही लग रहा है, तो एक ही सही होगा। और देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया कैसे संशोधन करना और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की पेंशन, नहीं इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण, नहीं, तो केवल ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पे। 104 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्योंकि अब डिटेल देखना क्या, हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी।
क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है। तो हमें बताना है स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से क्या क्या संबंधित है। 105 लिखा है न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। हाँ भैया, ये तो होती कार्यकाल की सुरक्षा जरूरी है। भारत की संचय निधि सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्च वहन करती है। जी, संचय निधि से ही भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी आपके जजेस होते हैं तो उनका पूरा कार्यभार यहीं से वहन होता है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। हाँ, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अवमानना करता है तो स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट उनको दंडित कर सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं क्या है। 106 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है। तो नहीं है, ध्यान देना है कि मूल संविधान की विशेषता नहीं है। क्या? मौलिक अधिकार, ये तो है। मौलिक कर्तव्य, हाँ, मूल संविधान की विशेषता मौलिक कर्तव्य नहीं, क्योंकि ध्यान होगा आपको इनको बाद में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी है। एकल नागरिकता है, हाँ। सिंगल सिटीजनशिप भी आपका मौलिक कर्तव्य भी है, डीपीएसपी भी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य निर्धारित नहीं है, क्योंकि इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में जोड़ा गया। वो क्या, जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी टाइम इनको जोड़ा गया था। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 को। तो 107 में क्या है? मैच द फॉलोइंग है। संविधान का भाग दिया गया है, उसका प्रावधान है, तो किस पार्ट में क्या प्रावधान किया गया है उसको बताना है। अच्छा, इसमें पूछा सुमिलित नहीं है, ये ध्यान देना, सुमिलित नहीं है पे। तो संविधान का भाग जो A4 है, राज्य की नीति निर्देशक, तो मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड सही है। संविधान का जो सहकारी समितियों वाला भी, ये नहीं है। दूसरे में नागरिकता का प्रावधान है, और आपका जो दिया 18वां जो है आपातकालीन प्रावधान है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है जो 9B है वो सहकारी से नहीं है, आपका किससे रिलेटेड है? सहकारी 9B ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान है कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कार्य करती हैं। यह संसद को बहुराज्य सरकारी समितियों और राज्य के विधानसभाओं के संबंध में अन्य सरकारी समितियों के संबंध में उचित कानून बनाने के लिए सशक्त बनाता है। तो भाग 9 में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। किससे है? तो नगर पालिका से संबंधित है। क्या है आपका? नगर पालिका, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9B में यहाँ पर आपका सहकारी समितियाँ दी गई और 9A में क्या है? नगर पालिका से रिलेटेड। तो 107 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में लिखा है निम्नलिखित भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर से हमें विशेषता बतानी, क्या विशेषता है क्या नहीं है। लिखा है त्रिस्तरीय सरकार है। यहाँ पे त्रिस्तरीय तो नहीं देखी है भाई, अब 2 स्तरीय तो बोल सकते हैं, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है, हाँ ये तो हमें सही लग रहा है। हाँ, वित्तीय आपातकाल, अच्छा क्या बताना? भारतीय संविधान की विशेषता बताना। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है, वित्तीय आपातकाल है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों सही है, क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार, यहाँ पे 3 स्तरीय ऐसे है, स्टेट पे, केंद्र पे और आपका नगर पालिका की जो सरकार उसी उसके हिसाब से दिया है। चलिए इसको डिटेल देखते हैं, पता चल जाएगा क्या क्या। वर्तमान संविधान में संबंधित वर्ष 1992 में 93 और 94 संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। अच्छा, क्योंकि मूल संविधान में ही नहीं था, जिसके तहत संविधान में के नए भाग 9 और 9A को नई अनुसूची 11वीं 12वीं जोड़ी गई। सार्वभौम वैश्य मताधिकार, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के, जातियों, संप्रदायों, लोगों को कम से कम 18 वर्ष की आयु होने पर ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत किया गया। वर्तमान आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया, मतलब अगर हम बात करें तो वर्तमान में वित्तीय आपातकाल अभी आपका एक भी बार नहीं लगाया गया। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें है। आपका ऑप्शन क्या था? डी था 108 का। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? वित्तीय आपातकाल है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है, त्रिस्तरीय सरकार है। तो आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है? तो भैया राज्य सरकार को कौन सलाह देगा? तो राज्य सरकार को महाधिवक्ता ही देंगे, है ना। अगर महान्यायवादी की बात करेंगे तो वो आपका केंद्र सरकार को सलाह देंगे, और यहाँ पे राज्य सरकार को महाधिवक्ता
तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कौन से आर्टिकल में इसकी बात गई। अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी इसे ही कहते हैं, किसको? महाधिवक्ता को। भारत के महान्यायवादी के संगत होता है इसकी। अब भारत के महान्यायवादी मतलब वो केंद्र स्तर पर, ये राज्य स्तर पर होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्य स्तर पर तो राज्यपाल ही करेंगे। इसके कर्तव्य और कार्य में राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कानून मामलों सलाह देना है, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना है। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 108 109 का हो गया डी। चलिए भैया आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो एक ही बंदा है जो भाग ले सकता है, जो केंद्र सरकार को सलाह भी दे सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में भाग ले सकता है। हाँ, लेकिन भैया यहाँ पे वो वोट नहीं दे सकता है। तो कौन हो जाएगा आपका? महान्यायवादी। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि जहाँ तक भारत के अटॉर्नी जनरल, ये संसदीय स्थिति का सवाल है, तो वह मंत्री के समांतर होते हैं। जो मंत्री की शक्तियाँ वो इनकी भी, लेकिन वोट नहीं डाल सकते ये, क्योंकि इसी आर्टिकल 88 में क्या गया, प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार हुआ, वह इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक में भी किसी भी संसदीय समिति में भाग ले सकता है, जिसमें वह सदस्य के रूप में नामित है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या है 111 में। तो क्वेश्चन नंबर 111 यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग इसको बड़ा आसानी से बता सकते हैं, कहाँ की गई थी। अच्छा, डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको कहाँ की गई थी ये बता सकते हैं। तो ये आपकी की गई थी 1917 में इलाहाबाद में कटरा सहकारी दुग्ध समिति। ठीक है, तो सबसे पहले इलाहाबाद में की गई थी, फिर 1938 में आपकी लखनऊ में की गई। ठीक है, ढेर सारी बनाई गई थी। फिर आपके बाद 1947 में वाराणसी में, 1948 में कानपुर में, हल्द्वानी में 1949, मेरठ में 1950 में। इस टाइप से ढेर सारी, मतलब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं क्या है 112 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी को राम भाऊ महलगी प्रोबधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भैया किसने किया था? तो जो भारत में ही पहला G20 हुआ था, तो उसका उद्घाटन किसने किया था? शेरपा अमिताभ कांत। ये हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? शेरपा अमिताभ कांत। ठीक है, तो इन्होंने इसका किया था। ये कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था G20 का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 113 क्वेश्चन नंबर भी ये क्या है देखते हैं। लिखा है कि बायो एशिया 2023 के लिए हाल ही में किसे भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? तो बायो एशिया 2023 के लिए किसे भागीदार के नाम के रूप में नामित किया गया? तो आपका 113 का हो जाएगा बी। कौन सा भैया? बी मतलब यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पे नामित किया गया है। किसको किया गया है? यूनाइटेड किंगडम को। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबको एनवायरनमेंट अगर EVS पढ़े होगे तो बता दोगे आराम से। 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस बार की अगर थीम इसकी स्थापना की बात करें तो कब शुरू हुआ था? वेटलैंड यदि नदी, तालाब, पोखर, इन सबको, इनका सबका मतलब जल जो क्षेत्र है ना, उसको हमेशा के लिए मतलब भरा रहे, इस टाइप से सुरक्षा करने से रहते 1997 से इसकी स्थापना की गई थी। और 2023 की अगर थीम की बात करें, 24 तो फरवरी तो आई नहीं अभी, है ना, तो अब तक आएगी जब पेपर में ये आएगा ना। तो 2023 की थीम थी इट्स टाइम्स फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, मतलब ये समय है कि वेटलैंड को बचाया जाए, रिस्टोरेशन किया जाए, मतलब आर्द्रभूमि बहाली को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका था 2 फरवरी। क्या था? 2 फरवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का? अरे भैया खजुराहो जब नाम आ गया तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा ये। यहाँ पे जो लगभग आपकी 23 से 25 फरवरी तक खजुराहो में ये सारी चीज़ें मतलब G20 की जो अध्यक्षता की गई थी, वहाँ पर कल्चरिंग बर्निंग किया गया था।
उसी टाइम पे यहाँ पे ये हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल, उन्हीं ने इसी का उद्घाटन किया था, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में लिखा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हेरिटेज रूट्स पर चलेगी। तो ठीक है, अभी चली नहीं है, चलेगी 2023 तक। 23 तो निकल ही गया, मतलब कहीं तो चलने लगी हुई हेरिटेज रूट पे, है ना। ये बस इसकी विशेषता ये है कि ये डिजाइन और निर्मित पूरी तरीके से स्वदेशी है, भारत में की गई, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं 117 में क्या देखा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों से कौन सा असत्य है। तो असत्य हमें देखना है, असत्य कौन सा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को दिया गया, चलिए ये तो सही हो गया भैया, पहला ही सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने गंगूभाई कांटेवाली फिल्म के लिए जीता, ये सही है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आलिया भट्ट के साथ में किस हीरोइन को और दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। चलिए कुछ ऑप्शन नंबर सी कंट्रीब्यूशंस इन द फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार रेखा को दिया गया, ये भी सही है। तो डी बचा आपका, तो डी गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार एस राजामौली के आर का त्रिपुर आर फिल्म को दिया गया था, नहीं ये त्रिपुर आर को नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको किसको दिया था, आर बर्फी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये जो आर बाल्की है ना, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया, जिसमें आपका लगभग 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता, एक कमल पदक दिया जाता, एक शॉल दिया जाता। अब देता कौन है, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता। अगर दादा साहब फाल्के की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह का सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी था यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा था। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। हाल ही में किसने देवघर झारख में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो किसकी, कि देवघर में, पहले हम देवघर को देखेंगे कहाँ पे देवघर, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि अच्छा उसमें लिखा है झारंग, नहीं वो झारखंड ही हो जाएगा फिर तो क्योंकि देवघर झारखंड में इफ्को नैनो यूरिया, तो कहाँ है झारखंड में, यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की स्थापना या आधारशिला रखी गई। 18 का सी हो जाएगा, सी मतलब अमित शाह जी ने। तो भैया मोटा भाई ने अपने यहाँ पे इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र स्थापित किया था। लगभग यहाँ पे 450 करोड़ रुपए इन्होंने संयंत्र में स्थापना में लगाए थे, और ये कब किया गया था, तो 4 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। 119 में क्या लिखा है भाई, देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित और सौर पैनल फैक्ट्री लुमिनस किस राज्य में बनाई जा रही है। कौन सी फैक्ट्री लुमिनस, किससे, ये सौर पैनल फैक्ट्री है लुमिनस किस राज्य में बनाई। तो 119 का बी है, बी मतलब उत्तराखंड। तो भैया उत्तर प्रदेश नहीं लगाना कि यूपी का स्पेशल समझ के आप लगाते, नहीं ये उत्तराखंड में लगाया जाए। लगभग 40 वाट से लेकर 600 वाट तक बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पे सौर पैनल का एक श्रृंखला लगाई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी निम्नलिखित से कौन सा देश करेगा। चलिए बताइए 120 का क्या होगा। तो 2027 में जो फुटबॉल एशियाई कप होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना कि भारत देश को लगा दो कि भाई भारत के पेपर में, नहीं यहाँ पे सऊदी अरब, इस टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे सऊदी अरब में किए जा रहे हैं, तो ध्यान देना सऊदी अरब के बारे में, कोई भी चीज़ें आए कंफ्यूज नहीं होनी है। एशियाई फुटबॉल जो परिसंघ होता है AFC जैसे कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में की गई थी। तो इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की जाए, पहला है जब इनके पास ये मौका मिला ये करने के लिए। इनको 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के कार्य के दौरान हुआ। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस में केवल सऊदी अरब की बोली प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हुए लिखा है हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। तो हमें बताना है स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। तो स्मार्ट कार्यक्रम की बात करें तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई। अगर स्मार्ट का फुल फॉर्म की बात करें इसका क्या होता है, तो स्कोप फॉर क्या लिखा, हाँ स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए इसको दिया गया।
ओके, तो किसने, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका किया गया थी। उन्होंने दो प्रमुख संस्थानों का मतलब किया था, एक थी आपकी स्मार्ट, दूसरी थी आपकी NCISM, जिसको भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसको केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया था। अब इसका उद्देश्य क्या भैया, इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। 122 को देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित 122 वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के बजट में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बजट के बारे में क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बचत 68,511.65 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% है। या 24 का केवल एक होगा, एक का मतलब ए, तो ए आपका हो जाएगा केवल ये, क्योंकि यहाँ की जो बात करें, जो बजट है वो 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए तो है, ठीक है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो वो आपका इसमें 4% दिया गया, 4% नहीं 3.48% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रदेश के कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया। तो कितने शहरों के लिए किया गया मेट्रो, तो वो आपकी है, इसमें ऑप्शन डी है। डी का मतलब केवल 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब स्टार्टिंग के हम सब देख लेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो जाएंगे आपको, मतलब बरेली को छोड़ के सारे हो जाएंगे, ओके। 2023-24 में लगभग 585 करोड़ रुपए की ये व्यवस्था की गई इसमें, कि ये जो आपकी मेट्रो परियोजना चलानी है उसके लिए 465 करोड़ रुपए आगरा रूट को दिए गए। वाराणसी, गोरखपुर, अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था का प्रावधान है। तो वाराणसी तो बड़े हाईलाइट है, अभी देखना। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, इमेज द फॉलोइंग लिंक परियोजना और कितने रुपए करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए गए थे ये बताना मैं। 124 का डी दिया गया, 1 2 3 तीनों सही है, तो चलिए देख लेते हैं सीधा सा। तो डी में झांसी लिंक एक्सप्रेस वे तथा, तो ऑप्शन कौन सा डी है, सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी है, मतलब तीनों सही है। झांसी लिंक एक्सप्रेस वे में 235 करोड़ रुपए तथा मतलब जो और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे, इस सबको दोनों को मिला के 235 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर की परियोजना को जोड़ने के लिए 550 करोड़ रुपए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर और औद्योगिक गलियारा को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए किया। तो झांसी लिंक एक्सप्रेस मतलब चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस के साथ 235 करोड़ रुपए था। तो ये आपका हो गया 124 क्वेश्चन नंबर हम 125 की बात करते हैं, क्या है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, अच्छा सस्टेनेबल से यहाँ पे वर्ड आएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के जो गोल हैं वो 17 गोल्स में से 2030 तक उसको कवर करना है। तो आप लोग उसको कहीं से भी देख के एक जगह चिपका के रख सकते हैं, क्योंकि उसको नंबर से पूछा जाता है कितने नंबर्स पे कौन सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितने धनराशि का प्रावधान किया गया। तो 125 का बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 631.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, जिसके लिए 631 करोड़ रुपए 993 लाख रुपए की आवश्यकता की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ मैथ के और रीजनिंग भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उनको जो इजी मतलब करा देंगे, नहीं स्किप कर देंगे। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ शुभारंभ किया था। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान चलाया था, वो कहाँ से चलाया। तो 126 का सी हो जाएगा, गोवा से। गोवा में यार पर्यावरण को ये अभियान चलाने का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मंत्री जी हैं भाई, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। अब वेटलैंड का संरक्षण करने के लिए वेटलैंड डे अभी हमने लोगों ने देखा 2 फरवरी को मनाया जाता, तो उसी के लिए इससे ये प्रमोट करने गए थे।
क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षारोपण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है? तो किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश है जो अपने वनावरण वृक्षावरण 15% तक कर लेगा? तो ऑप्शन इसका लिखा है सी, मतलब 2030 तक। तो अभी तो बहुत दूर है। तो वर्तमान में देखते हैं कितना है इसका। तो भौगोलिक क्षेत्र 9.23% है। मतलब इसका वनावरण और वृक्षावरण जो है तो उत्तर प्रदेश में 9.23% है। तो इसको 2030 तक वनावरण वृक्षारोपण 15% करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षारोपण वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं में जैसे सड़क, रेलवे लाइन, इन सब के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे और इसको कवर किया जाएगा। लगभग वर्ष 2023 में जो वृक्षारोपण है वो 35 करोड़ रोपण का लक्ष्य प्रस्तावित था। अब देखो हो पाए या नहीं हो पाए, अब न्यूज़ देखना। सरकार है, पेड़ बांटती रहती है। योगी जी हमें सब बाबा जी जहाँ भी जाते हैं पेड़ों को खूब बांटते हैं। प्रयागराज में तो बहुत बांटे गए। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। लिखा है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो आईटीबीपी की जो नई बटालियन बननी है वो आपकी 7 बननी है। कितनी? 7। लगभग इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी निकाली थी। आप समझ सकते हैं 9,500 जवानों की भर्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि एलएसी पर विषम परिस्थितियों के बीच बॉर्डर की सुरक्षा के पहले मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी। आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पे स्थापना इसकी कब हुई थी? 24 अक्टूबर, क्योंकि इसका दिवस पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1962 को। अब इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल जी हैं। कौन है? या अनीश दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की किस बैंक ने की थी? तो उसमें किसने की हुई? भैया जो सबसे बड़ी बैंक भारत की है, बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। बैंकों का बैंक है ना, फादर ऑफ बैंक इसी को कहा जाता है। तो इसी ने, आरबीआई ने, जो दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की थी। ठीक है, अभी हैकाथॉन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैकाथॉन क्या है? इसमें 22 फरवरी से 2023 से शुरू, इसमें जो पंजीकरण जिसको कराना था वो शुरू हो गया था। जैसे अब इसे भारत के भीतर अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल से 22 अन्य देशों के टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। फिनटेक को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच का विस्तार करने, ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो एक टाइप से इनको समावेशी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया था इन्होंने? बी का मतलब है यहाँ पे 2 और 3 दिया है आपका आंवला और फूलपुर। आंवला और फूलपुर, जो फूलपुर तो आपका प्रयागराज के पास से, आंवला बरेली के पास। यहाँ पे नैनो यूरिया के लिए इन्होंने किया। नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय, लेकिन अभी गांव में जाके पूछो तो रियलिटी पता चलती है कि नैनो यूरिया से वो लोग किसान लाभान्वित नहीं है, वो दिक्कत होती है कुछ, वो इफेक्टिव अच्छी नहीं है, वर्क अच्छे से नहीं कर रही है। नैनो यूरिया सबसे अच्छी हरित तकनीकी और प्रदूषण का समाधान प्रस्तुत करती है। भाई वो जाने, सरकार है कुछ भी कर देगी। उसको जब धरातलीय स्थल पर देखा जाता है ना, किसान लोग यूज करते हैं, जब पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं क्या है। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। तो गलत पद देख लेते हैं इसमें क्या है। तो भैया इसमें सीधा सा माइनस हो रहा है किसका? 266 से हम 32 को माइनस कर देंगे, 234 आ जाएगा। फिर 30 माइनस कर देंगे, फिर 28 माइनस करेंगे, फिर आपका 26 करेंगे। अब 26 जब माइनस करेंगे तो 145 नहीं 150 आना चाहिए, और इसी टाइप से सीक्वेंस चलता रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 131 का डी हो जाएगा। इससे 32 माइनस करेंगे, समझा? 226 से 32, फिर 234 से 30, इस टाइप से चलता रहेगा सीरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, और प्लस माइनस करके बॉड मास का फॉलो करके सॉल्व कर लेंगे।
उधर जाएंगे माइनस कर देंगे नंबर को, तो आपका यहाँ पे 32 का हो जाएगा बी 1190। 133 का क्वेश्चन नंबर का इसमें डी दिया गया, क्योंकि वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो लिखा है 7x और 8x मान लेंगे इसको, है सॉल्व करेंगे तो 7 8 और सॉल्व भी कर देते हैं। 7x हो जाएगा रेशियो 8x हो जाएगा ये। फिर ये दोनों बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब एक ए और 2 वर्तमान आयु के, तो ए के लिए ये हो गया 7x और 8x, बी के लिए हो जाएगा 3y माइनस रेशियो 4y। ओके, ए बड़ी बहन से 11 वर्ष की छोटी है, ए बड़ी बहन से, तो बड़ी बहन कौन सी होगी 4 माइनस 7x करोगे तो इक्वल टू 11 है ना, इन दोनों का 4/7x इक्वल टू 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा छोटी बहन बी के समान आयु की है, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3y इक्वल टू 8x, तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएंगे। इसमें रख देंगे x 7x और 8x में, 3y और 4y में x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 आएगी, 8 की वैल्यू y की वैल्यू 8 आएगी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 141 सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 134। देखिए ये इतना सारा लिख जाता है ना तो दिक्कत होती है ना। 134 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। कुछ और थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चलिए 134 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर से स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जब 4 सेंटीमीटर वाली दो त्रिज्या हैं तो r इक्वल टू 4 तो हो ही गया है ना। तो अब जब वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त की दो समांतर त्रिज्या है, तब दो समांतर त्रिज्या मतलब वो कह रहा है r प्लस r करेंगे इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, जब r की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे क्या आ जाएगा इक्वल टू 8 ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, 135 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया गया है, लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या जिससे 398, 436, 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचेगा। तो हमें क्या बताना है, डिविजिबिलिटी रूल से देखना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा 135 का। तो क्या करेंगे, क्यों पूछे 398 से 7 घटाएंगे, मतलब किस नंबर से विभाजित करेंगे 7 रिमाइंडर आ जाए। तो पहले क्या करते हैं भैया, इसको माइनस ही कर देते हैं। 398 से इसको 7 से माइनस कर दो, इसको 11 से माइनस कर दो, इसको 542 को हम करेंगे 15 माइनस। ठीक है, तो फिर इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ लेने के बाद 17 ये एचसीएफ आ जाएगा। अब 17 जब एचसीएफ आ गया वही आंसर हो जाएगा आपका बस, क्योंकि जो रिमाइंडर आना था वो पहले ही हम लोग माइनस कर चुके। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं जो नंबर दिए जो इसने पूछा है विभाजित करने पर इतना रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को पहले माइनस कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 2-4 खत्म करते हैं फिर इसको। 5, 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात क्या। भैया पहले एलसीएम ले लो, एचसीएफ तो इसको 5 ही हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो भाई इसको 12 से काट देंगे, 12:1, मतलब 5 से काट देंगे, 5 12 60 और 5 1 5। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 136 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। निम्नलिखित प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और कीमतों के अनुसार सही कालानुक्रम चुनना है हमें। तो कौन कौन सी कीमतें के हिसाब से बताना है, सही कालानुक्रम बताना है, कीमतों के अनुसार सही कालानुक्रम। तो 137 का आपका बी दिया है। बी में क्या है, पहले तीसरा आएगा रेत, अच्छा सबसे सस्ती वाली चीज़, ठीक है। दूसरा फिर लोहा, फिर आपका तांबा, फिर आपका चांदी, फिर सोना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी से बड़े के ऊपर चलेंगे। सबसे सस्ती रेत मिलेगी, रेत ले लो, फिर आपका दूसरा लोहा आ जाएगा, फिर तांबा आ जाएगा, फिर आपका चांदी आएगा, फिर सोना। ओके, क्वेश्चन नंबर 138। यदि किताबों को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग को शब्दकोश कहा जाता है और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे भैया, किसका उपयोग करेंगे किताब ले जाने के लिए। तो बैग को हम क्या कह रहे हैं, बैग को हम शब्दकोश कह रहे हैं, तो शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। मतलब कि ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि किताब ले जाने के लिए बैग को
जब बैक का यूज करते हैं, लेकिन बैक को शब्दकोश कर रहे हैं तो शब्दकोश का यूज करेंगे। 139 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। कैलाश बाबू ने उत्तर की ओर मुंह कर लिया। वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाहिनी ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्शन बना के उसको सॉल्व करना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं हम लोग लास्ट। लिखा है जी एस से मोटा है लेकिन एम से जितना मोटा नहीं है, मतलब कि एम मोटा है, क्यों भी एम जितना मोटा नहीं है। तो समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? तो सबसे दुबला व्यक्ति अपने बताना है, एच हो जाएगा, क्योंकि एच जी एस से मोटा है। जी एस से मोटा होगा तो एच क्या है? जी से भी पतला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज पॉलिटी का भी जो सेक्शनल टेस्ट था उस कवर कर लिया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे या तो यूपी स्पेशल लेके आएंगे या आपका फुल लेंथ टेस्ट की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे, या सेक्शनल जो भी बचा है वो करा देंगे। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये चैनल पे जितनी भी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।